हेलो एवरीवन। तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आप लोग खुद से और प्रैक्टिस कीजिएगा नए नए क्वेश्चंस बुक से। ठीक है, हम हर टाइप का लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर ही चुके हैं। पहले लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन है उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हम करवाए हैं उसको बढ़िया से करने के बाद यदि बुक सॉल्व करोगे तो बुक काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज एपी का लास्ट लेक्चर है और हम लोग को हर टाइप का क्वेश्चन को कवर कर लेना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। आप लोग को एक एपी दिया हुआ है। एपी एक 3, 5, 7, 9, ... ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। ठीक है, सम हमको कितना चाहिए? सम चाहिए 120। तो एक बार और क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यह जो एपी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस एपी में कितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें कि हमको सम जो है वो 120 मिल जाए। ठीक है, यह जो एपी लिखा हुआ है क्या यह एपी है या नहीं, पहले इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो हर प्रत्येक टर्म के बीच का जो वैल्यू है, जो गैप है, ठीक है, वह सेम है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 2 मिलता है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं तब भी 2 मिलता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोई टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस सेम है, इसीलिए यह जो सीक्वेंस है वह एपी में है। ठीक है, सीक्वेंस जो है वह एपी में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें, कितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें, टर्म के वैल्यू को ऐड करें। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म आप लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, समझो और देखो कि पूछ क्या रहा है। कितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें कि हमको सम जो है वो 120 मिल जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। ठीक है, एन का वैल्यू पूछ रहा है और सम दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि एन टर्म तक के वैल्यू को ऐड करते हैं ना तो हमको 120 मिलता है। हमको तो पता नहीं है कि कितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड किए हैं, तो 120 मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको जब भी कुछ पता नहीं ना होता है तो वह हम एन टर्म के लिए मान लेते हैं। ठीक है, एन टर्म के लिए मान लेते हैं अपने सुविधा के लिए। तो हम मान लिए हैं कि हम यदि एन टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें तो हमको 120 मिल जाता है। ठीक है, तो एसएन का 2 फार्मूला आप लोग को पता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एक होता है n/2 इंटू ए प्लस एल और दूसरा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखो इस एपी में हमको लास्ट टर्म तो पता है नहीं, यह एपी तो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यदि हमको पता है तभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएन को लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वह 3 है और कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वह 2 है। ठीक है, इसमें क्या करो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू पुट कर देना, फर्स्ट टर्म का वैल्यू पुट कर देना 3। ठीक है, n का तो वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पुट कर देना 2 और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, तो n का वैल्यू फाइंड करोगे तो हो सकता है कि n पॉजिटिव में भी आए, निगेटिव में भी आए। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा
तो 2 120 में मल्टीप्लाई होगा तो RHS में क्या मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। और इधर क्या मिलेगा हमको, 6 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा n इंटू 4 प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 240। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ये 240 को हम लेफ्ट में लेकर चले गए हैं, राइट में पॉजिटिव था तो लेफ्ट में निगेटिव हो जाएगा। तो हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो n का वैल्यू फाइंड करने से पहले देख लेना है कि कुछ कॉमन वैल्यू है या नहीं। यदि कॉमन वैल्यू होगा तो हम कॉमन को ले लेंगे ताकि अपना ऑपरेशन जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वह इजी हो जाए। तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा n स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 2n और यहाँ से क्या मिलेगा 120। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0/2 0 हो जाएगा। तो हमको लेफ्ट में केवल इतना मिलेगा, तो हमको लेफ्ट में क्या मिलेगा, हमको लेफ्ट में मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो तरीका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, माइनस 120 n स्क्वायर आ रहा है। अब हमको, ठीक है, अब हमको मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, कि ऐड करने पर इतना ही वैल्यू मिले लेकिन मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू हमको माइनस 120 n स्क्वायर मिल जाए। तो यदि कुछ समझ में ना आए कि कैसे किया जाए तो इसका क्या करो, 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि हमको पता नहीं चल पा रहा है कि मिडिल टर्म को किस तरीके से लिखें कि ऐड करने पे हमको 2n ही मिले, प्लस 2n ही मिले, लेकिन मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इतना मिल जाए। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को n स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलता है वही वैल्यू मिले। तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, निगेटिव है 120 तो निगेटिव 120 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्राइम फैक्टर कर लो यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 12 और 10। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा इसको ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 12 मिलता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 10 मिलता है। ठीक है, तो यदि हम प्लस 12n लें और माइनस 10n लें तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2n मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120n स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस 2n को इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पता न चले कि कैसे स्प्लिट किया जाए तो कांस्टेंट वैल्यू को n स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू मिला है, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर निकालो, और प्राइम फैक्टर जब निकल जाएगा तब वहां से मल्टीप्लाई कर करके सर्च करो, देखो। ठीक है, कि हमको ऐड करने पर बीच वाला वैल्यू मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको मिल चुका है प्लस 12n और माइनस 10n में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन दिख रहा है, दोनों में n कॉमन है तो ये हो जाएगा n प्लस 12। ठीक है, और इन दोनों में माइनस 10 कॉमन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा n प्लस 12। तो हमेशा याद रखना कॉमन लेते समय कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रहा है तो अगला बार भी ब्रैकेट में सेम वैल्यू आना चाहिए।
यदि यहाँ पहला बार ब्रैकेट में कुछ और वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रहा है, कहने का मतलब है दोनों ब्रैकेट में यदि अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो अपना जो है फैक्टराइजेशन गलत है, ठीक है। तो दोनों जगह ब्रैकेट में सेम वैल्यू ही आना चाहिए। तो दोनों जगह n+12 है, तो n+12 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा n और यहाँ से क्या मिलेगा -10 = 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो एक बार जब हम n+12 को 0 के बराबर किए तो यहाँ से हमको क्या मिला n = -12। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो n = क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला है नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 है +10, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना मिला है -12। तो टर्म का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। टर्म कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, टर्म हमेशा पॉजिटिव में होता है। नहीं, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है। टर्म का वैल्यू निगेटिव में हो सकता है, टर्म का वैल्यू निगेटिव में हो सकता है, लेकिन टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म का वैल्यू -2, -3, -5 हो सकता है। सेकेंड टर्म का वैल्यू, किसी भी टर्म का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो भी n का वैल्यू आया है वो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि टर्म जो होता है वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो लिख देना कि सिंस टर्म जो है वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि रिजेक्ट n = -12, ठीक है। सिंस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, लिख देना टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस रिजेक्ट n = -12, ठीक है। लिख देना रिजेक्ट n = -12, देन फाइनल आंसर इज n = +10, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो कितने नंबर ऑफ टर्म तक को ऐड करेंगे कि हमको सम जो है वो 120 मिल जाएगा। तो यदि हम 10 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको सम जो है 120 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है क्वेश्चन में 17, 15, 13, 11 ... ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इतना मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72, टू गेट द सम 72, ठीक है। तो यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है यह भी, कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, कितने टर्म को ऐड किया जाए। टर्म को ऐड करने का मतलब है टर्म के वैल्यू को ऐड करना, क्योंकि एपी में तो टर्म का वैल्यू ही गिवन होता है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है, सेकेंड टर्म का वैल्यू पता है, थर्ड टर्म का वैल्यू पता है, फोर्थ टर्म का वैल्यू पता है। तो कभी भी एपी गिवन होता है ना, तो वो टर्म का वैल्यू ही गिवन होता है। नंबर ऑफ टर्म तो हम अपने से मान लेते हैं कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, गिवन एपी इतना मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72, कितने टर्म को ऐड किया जाए। टर्म को ऐड करने का मतलब है कि टर्म के वैल्यू को ऐड किया जाए कि सम हमको इतना मिल जाए, ठीक है। तो हमको नहीं पता है कि कितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें कि हमको सम 72 मिले। तो हम मान लेते हैं कि n टर्म तक के वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमको सम जो है वह 72 मिल जाता है, ठीक है। अब वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला सभी को पता है, ठीक है। दुनिया जानती है कि होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 72।
तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 17 पता है, सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाल लेना 15 माइनस 17 करके, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो डी के जगह पे वैल्यू पुट करना -2 और ए के जगह पे वैल्यू पुट करना 17 और इसको सॉल्व करना। एन में फिर से तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। तो n का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 भी आएगा और n इज इक्वल टू 12 भी आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यदि सॉल्व नहीं हो पाता है तो कमेंट करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर देंगे, लेकिन इजी है क्वेश्चन, सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जब सॉल्व करोगे तो n का 2 वैल्यू मिलेगा, n इज इक्वल टू +6 भी मिलेगा, n इज इक्वल टू +12 भी मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 6 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें तब हमको 72 मिले और 12 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें तब भी हमको 72 मिले? ऐसा कभी हो सकता है कि हम 6 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करते हैं और 12 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करते हैं? ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 12 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ऐड करने पर जो अमाउंट मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। यदि हम 6 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करते हैं तो अमाउंट हमको कम मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12 यदि आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर, तो इसका मतलब है कि पहला टर्म, सेकेंड टर्म, ठीक है, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 के बाद जो टर्म है ना, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 6 के बाद 7th से लेकर 12th टर्म तक का वैल्यू जो है ना वो 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि 6 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करने पर भी हमको 72 मिले और 12th टर्म तक के वैल्यू को ऐड करने पर भी हमको 72 मिले। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि n इज इक्वल टू 6 भी होगा और n इज इक्वल टू 12 भी होगा, तो बिल्कुल n इज इक्वल टू 6 भी होगा और n इज इक्वल टू 12 भी होगा। ये बोल रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12 इसीलिए होगा क्योंकि ये बता रहा है, इसका मतलब यह है कि 6 टर्म के बाद 7th टर्म, 8th टर्म, 9th, 10th, 11th, 12 टर्म तक जो वैल्यू है ना वो 0 है, तभी ऐसा हो सकता है कि 6 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करें तो हमको 72 मिलता है और 12 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करेंगे तब भी हमको 72 मिलेगा। आंसर दोनों ही होगा, दोनों क्यों होगा हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 and 49। ठीक है, तो इसमें आप लोग को फर्स्ट टर्म दिया है एपी का, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 7 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 49। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 420, सम ऑफ, ठीक है, ऑल इट्स टर्म, इस एपी में जो भी एपी बनेगा, ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 7 है, बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है, और लास्ट टर्म का वैल्यू तुम लोग को दिया हुआ है 49। ठीक है, तो तुम लोग को केवल फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि ये जो एपी बनेगा इस एपी में सारे नंबर ऑफ टर्म को यदि ऐड कर देते हैं ना, इस एपी में सारे टर्म के वैल्यू को ऐड कर देते हैं ना, तो ऐड करने पे हमको मिलेगा 420। ठीक है, तो सारे टर्म के वैल्यू को ऐड करने पर कितना मिलता है, तो 420 मिलता है।
तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, फिलहाल हमको अभी तो नहीं पता है कितने नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो हमको केवल पता है कि सारे टर्म के वैल्यू को ऐड करने पर इतना मिलता है, और हमको पता है कि लास्ट टर्म का जो वैल्यू है ना वो 49 है। तो हम मान लेते हैं, जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें n है। मान लेते हैं कि n टर्म तक के वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो 420 मिलता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सभी को पता है, यहां से लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। यही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू पता है। हम वैल्यू पुट करके n के वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इस गिवन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, और उसके कितने वैल्यू को ऐड करेंगे, कितने टर्म के वैल्यू को ऐड करेंगे कि हमको 420 मिल जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, तो n/2 a का वैल्यू पुट करो 7 प्लस हो जाएगा ये 49 और ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 56, ठीक है। देख लो कुछ कट रहा है, तो ये है 28 4 से 7 से, और ये है 4 से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन एपी में कितने हैं, तो 15 टर्म है। तो कहने का मतलब है कि 15 टर्म के वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको 420 मिल रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कह रहा है फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमको लास्ट टर्म का वैल्यू पता है 49, ठीक है। तो लास्ट टर्म मान लेते हैं कि लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म का ही वैल्यू होगा, ठीक है। लास्ट टर्म जो है वो किस टर्म का वैल्यू होगा, 15th टर्म का ही वैल्यू होगा। इस पहले टर्म का वैल्यू 7 है, लास्ट टर्म का वैल्यू 49 है, और इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 है, तो जाहिर सी बात है कि 15वां टर्म का वैल्यू 49 होगा, ठीक है। तो फिफ्टींथ टर्म का वैल्यू जो है वो 49 है, ठीक है। तो 15th टर्म को क्या लिखेंगे, 15 से a के कम जाकर लिखते हैं ना, a प्लस 14d इज इक्वल टू 49। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो आंसर आएगा 3, तो आंसर आएगा 3, मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। तो मान लो कि मेरे पास एक एपी है, ठीक है। तो एपी में क्या है, A1 फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, A2 सेकेंड टर्म का वैल्यू है, A3 है, बीच में और होंगे, यहाँ A7 है, ठीक है। इसके बाद A8 है, A9 है, और यहाँ क्या है, बीच में और टर्म के वैल्यू होंगे, यहाँ क्या है 14 है, ठीक है। इसके बाद भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। यदि हम ए से 7 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम सम कर रहे हैं टर्म के वैल्यू को, कहाँ से, बीच से नहीं, स्टार्टिंग से, इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। ऐसा कभी नहीं समझना कि हम बीच से ऐड कर रहे हैं, बीच से कभी भी नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है, ए से 7 लिखे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम स्टार्टिंग से 7th टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ए से 7 का मतलब यह है, ऐसा ए से 7 लिखे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम बीच से, अब तुम लोग खुद से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो S7 लिखे हैं या Sn लिखे हैं तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से हम n टर्म के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, बीच से नहीं, ठीक है। तो S7 लिखे हैं तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से हम 7 टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, पहला 7 टर्म मतलब कि हम स्टार्टिंग से जो हमको टर्म का वैल्यू मिल रहा है 7th टर्म तक, यहाँ तक उसके वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो कितना मिल रहा है हमको? क्वेश्चन के अनुसार 63 मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 63। फर्स्ट 7 टर्म को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? 63 मिलता है। इसके बाद है कि द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, नेक्स्ट 7 टर्म मतलब यहां से ऐड करना स्टार्ट करोगे और यहां तक चलोगे तो नेक्स्ट 7 टर्म का मतलब है कि आपको 8 टर्म को ऐड करना है। 8 टर्म के वैल्यू को ऐड करते हुए 14th टर्म तक के वैल्यू को ऐड करना है। नेक्स्ट 7 टर्म का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अब देखो, हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि S7, हम यदि 7 टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह स्टार्टिंग से 7th टर्म तक के वैल्यू का एडिशन नहीं है, यह बीच से 7 टर्म तक के वैल्यू का एडिशन है। यदि स्टार्टिंग से 7th टर्म तक के वैल्यू का एडिशन होता तो हम ऐसे लिख सकते थे, तो हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखे हैं ऐसे, क्यों लिखे हैं? क्योंकि क्वेश्चन कही रहा है कि स्टार्टिंग से 7 टर्म तक का वैल्यू जो है ना उसका एडिशन 63 है, इसीलिए हम यहाँ पर S7 लिख दिए हैं। अब देखो, यदि हम यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को और यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को ऐड करें तो हमको फर्स्ट 14th टर्म तक के वैल्यू का एडिशन मिलेगा। नहीं, हमको फर्स्ट 14th टर्म तक के वैल्यू का एडिशन मिलेगा, S14 मिल जाएगा। S14 इस केस में लिख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से हम 14th टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, बीच से थोड़ी ना कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम 14th टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का एडिशन और यहाँ से यहाँ तक का एडिशन। तो स्टार्टिंग से हम 14th टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो हम S14 तो लिख ही सकते हैं। तो S14 किसके बराबर होगा? तो पहला 7th टर्म तक के वैल्यू का एडिशन इतना, प्लस में नेक्स्ट 7 टर्म तक के वैल्यू का एडिशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 161। यदि हम दोनों यहाँ से यहाँ तक का एडिशन और यहाँ से यहाँ तक के एडिशन को ऐड कर दे तो हमको फर्स्ट 14th टर्म तक के वैल्यू का एडिशन S14 मिल जाएगा। तो S14 का वैल्यू कितना हुआ? ये हो गया 224, ठीक है, 224। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है? S7 मिला है, S7 इज इक्वल टू 63। यहाँ पे क्या मिला? S14 इज इक्वल टू 224। हमको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी। हमको A28 निकालना है, हमको टर्म का वैल्यू निकालना है। किस टर्म का वैल्यू निकालना है? तो 28th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो 28th टर्म को क्या लिखोगे? तो 28th टर्म को लिखोगे A + 27D। 28th टर्म को यही तो लिखेंगे। यदि तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता हो तो 28th टर्म के वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अपना मकसद क्या है यहाँ? अपना मकसद है, अपना एम है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेना है किसी तरह से। तो S7 को क्या लिखना? S7 को लिख सकते हो n/2, ठीक है, होता है ना सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। तो n सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी, जहां पे n लिखते हैं वहां पे 7 लिख देंगे। तो होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो n में क्या करना? 7 पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू
2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 2 जो है वह न्यूमरेटर में जाएगा, 7 जो है वह डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 6d और ये है 7 9 जो 63, तो मिलेगा 18। 2 दोनों में 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन बाहर निकाल लेना, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 18। 2 से 18 में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा, तो मिलेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 मिला। फिर यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म को क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, फॉर्मूला पर क्या लिखेंगे, n के जगह पे 14 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 224। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224 इंटू 2/14। ठीक है, तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है और ये 2 कैंसिल हो गया, तो राइट में क्या मिला हमको, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमको पता है, तो क्या करो, यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेना d के फॉर्म में। a इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3d और इसमें पुट कर देना a के जगह पर। ठीक है, 9 माइनस 3d, a और d का वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्या करना, a का वैल्यू निकल जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3d। ठीक है, और क्या करना, सेकेंड इक्वेशन में a की जगह पे 9 माइनस 3d पुट करना और d के वैल्यू को फाइंड कर लेना। d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर d का वैल्यू पुट करके a के वैल्यू को फाइंड कर लेना। ठीक है, तो जब a और d का वैल्यू फाइंड हो ही जाएगा तो 28th टर्म का वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, खुद से सॉल्व कीजिएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत तो आप लोग को भी करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो आप ही लोग को देना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है, 14th टर्म जो है वह ट्वाइस है 8th टर्म के। ठीक है, तो 8th टर्म मतलब कि 14th टर्म का वैल्यू और 8th टर्म का वैल्यू का बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एपी में हमेशा टर्म का वैल्यू ही गिवन होता है। यदि हम कहते हैं कि 5th टर्म 6th टर्म तो उसका वैल्यू समझना। ठीक है, क्योंकि एपी में तो हमेशा वैल्यू गिवन होता है, टर्म तो हम अपने से मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से मान लेते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, लेकिन एपी में तो टर्म का वैल्यू ही गिवन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म इफ इट्स 6th टर्म इज -8। ठीक है, 6th टर्म इज -8, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है, कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से 20 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करना है, तो S20 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से हमको 20 टर्म के वैल्यू को ऐड करना है तो S20 लिखेंगे। अब देखो S20 हमको फाइंड करना है तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यदि हमको n टर्म तक के वैल्यू को ऐड करना है तो फॉर्मूले में a और d का यूज किया गया है।
ठीक है। तो n का तो वैल्यू हमको पता है 20, जितने टर्म तक के वैल्यू को ऐड करना है वो तो हमको पता है 20, तो n की जगह पे हम 20 तो पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन हमको फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, तो वो इसको सॉल्व करके आएगा और इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 14th टर्म को लिखेंगे a प्लस 13d, बताए हैं कैसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस 7d, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, a प्लस 13d हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 14d, और a को उधर लेकर जाना तो 2a माइनस a बचेगा, 13d को भी उधर लेकर जाना, ठीक है। तो 14d माइनस 13d कितना बचेगा, प्लस d बचेगा, मतलब 0। a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस d। तो a किसके बराबर है, माइनस d के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे पता है कि 6 टर्म का वैल्यू -8 है, तो 6 टर्म को क्या लिखेंगे, 6 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -8। फर्स्ट टर्म माइनस a का वैल्यू -d के बराबर है, तो जहाँ a दिख रहा है वहाँ -d पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेना, d का वैल्यू निकल जाएगा, तो d का वैल्यू यहाँ पुट करके फर्स्ट टर्म के वैल्यू को a के वैल्यू को फाइंड कर लेना। इसके बाद 20th टर्म तक का समेशन क्या होगा इस फॉर्मूला में पुट करके आसानी से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कह रहा है कि स्टार्टिंग से 4th टर्म तक का समेशन प्लस में स्टार्टिंग से 8th टर्म तक का जो समेशन है ना वो 24 के बराबर है, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स 6th टर्म, सम ऑफ इट्स 6th टर्म, तो सम ऑफ इट्स 6th टर्म का मतलब यह है कि स्टार्टिंग से 6 टर्म के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म एंड 10th टर्म, ठीक है, 10 टर्म, स्टार्टिंग से 10th टर्म तक के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6th टर्म एंड 10th टर्म दोनों का एडिशन जो है ना, सॉरी, टर्म के वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, फोर्थ सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, ठीक है। 4th और 8th टर्म के वैल्यू को ऐड करते हैं तो 24 मिलता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th टर्म, 6th और 10th टर्म के वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमको 44 मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि टर्म के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, वो गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो 4th और 8th टर्म के वैल्यू को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 24 मिलता है। 6th और 10th टर्म के वैल्यू को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, तो 44 मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी, तो हमको कितने टर्म तक को ऐड करना है, कितने टर्म तक का एडिशन फाइंड करना है, तो 10th टर्म तक का एडिशन निकालना है। तो n का वैल्यू तो पता है, यहाँ पे 10 पता क्या नहीं है, तो फर्स्ट टर्म नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, तो कॉमन डिफरेंस पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, और सेकेंड कंडीशन है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। दोनों को हम सॉल्व करके A और D के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। A4 को क्या लिखोगे, A प्लस 3D कैसे लिखेंगे,
डिस्कस किया जा चुका है। A8 को क्या लिखेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। 2 तीनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिए हैं और RHS में 2 से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो 2 को इधर कॉमन लेंगे तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ से 5d बचेगा, और 2 को फिर से 24 में डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा। तो इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन। ये है हमारे पास a6 प्लस a10 इज इक्वल टू है 44। a6 को क्या लिखोगे, a प्लस 5d। a10 को क्या लिखोगे, a प्लस 9d। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। फिर 2 तीनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेना, लेफ्ट में 2 को कॉमन ले लेना और RHS में 2 से डिवाइड कर देना। तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसको मान लेना सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना, a और d के वैल्यू को फाइंड कर लेना और a10 को फाइंड कर लेना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, ठीक है, इन AP इज 1505 इतना है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है ना वो 10 है, a का वैल्यू 10 है। फाइंड इट्स 25th टर्म। तो आप लोग को टर्म का वैल्यू निकालना है, किस टर्म का वैल्यू निकालना है, तो 25th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो 25th टर्म को क्या लिखोगे, एक कम जाना तो a प्लस 24d हो जाएगा। मतलब 25th टर्म का वैल्यू निकालना है, मतलब आप लोग को a प्लस 24d निकालना है। तो a का तो वैल्यू पता है, ठीक है, पता क्या नहीं है, तो d नहीं पता है। यदि d पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, d नहीं पता है तो हमको S14 तो पता है, S14 का वैल्यू तो पता है 1505। ठीक है, तो S14 को क्या लिखोगे, 14/2 n/2 इंटू 2a, a की जगह पे वैल्यू दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 1505। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इसमें a और d का वैल्यू पुट करके 25th टर्म के वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, मेरे पास एक AP है, ठीक है, इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, वो जो AP है कितने टर्म का AP है, तो 50 टर्म का AP है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, डॉट डॉट डॉट, कितने हैं, तो ये A50 है। तो ये जो मेरे पास AP है ये 50 टर्म का AP है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, कोई AP है, कितने टर्म का AP है, तो 50 टर्म्स का AP है। कहने का मतलब है उस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 50 हैं, 50 हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। ठीक है, यहाँ पे कहीं A10 होगा, 10th टर्म होगा।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे A11 होगा, फिर टर्म जाएगा आगे की ओर, ठीक है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यहाँ से यहाँ तक का जो एडिशन है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, sum of first 10 terms is 210 and the sum of its last 15 terms, लास्ट 15 टर्म्स। तो कहने का मतलब है कि A50 यहाँ होगा और A35 यहाँ होगा, ठीक है। 35th टर्म, बीच में और भी टर्म है, नहीं 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, 49 तक जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, तो लास्ट से लास्ट 15 टर्म यहीं से यहीं तक आएगा, नहीं 35 टर्म से 35th टर्म से 35वां टर्म से 50 टर्म तक का जो वैल्यू होगा वही लास्ट 15 टर्म होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक टर्म का जो वैल्यू है उसका एडिशन दिया हुआ है 2565, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो एडिशन है कितना दिया हुआ है, 2565। और आप लोग को क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि एपी फाइंड करो, एपी फाइंड करो, एपी कितना होगा। तो एपी निकालने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को चाहिए, क्योंकि यदि हमको एपी चाहिए तो एपी को लिखते हैं ना ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म और कितना हो जाएगा, फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा एपी का, ठीक है। फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा एपी का। तो कहने का मतलब है कि यदि हमको एपी फाइंड करना है तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम एपी को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो हम इसको S15 तो नहीं लिख सकते हैं, भले ही यह 15 टर्म का एडिशन है, लेकिन लास्ट से है, स्टार्टिंग से तो है नहीं, स्टार्टिंग से तो 15th टर्म का एडिशन नहीं है इतना 2565, ये लास्ट से 15 टर्म तक का एडिशन है। तो हम इसको कभी भी S15 नहीं लिख सकते हैं, S15 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से 15 टर्म का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ दूसरे तरीके से सोचेंगे, हम यहाँ S10 इज इक्वल टू 210 क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि स्टार्टिंग से फर्स्ट 10 टर्म का एडिशन जो है ना वो 210 है, इसीलिए हम इसको S10 लिखे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 टर्म का एडिशन, फर्स्ट 10 टर्म मतलब स्टार्टिंग से 10 टर्म तक का एडिशन दिया हुआ है 210, तो हम S10 तो लिख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट 15 टर्म तक का एडिशन 2565 है, तो इसीलिए हम इसको S15 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीके से सोचते हैं, क्या सोचा जाए। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से यहां तक का जो एडिशन है वो S50 होगा, ठीक है। तो यहां से नहीं, यहां से यहां तक का जो एडिशन होगा वो S50 के बराबर होगा, नहीं फर्स्ट 50 टर्म एडिशन ऑफ फर्स्ट 50th टर्म S50 होगा, नहीं स्टार्टिंग से 50th टर्म तक का एडिशन S50 होगा, और स्टार्टिंग से 35th टर्म तक का एडिशन क्या लिखेंगे S35 होगा। तो हम स्टार्टिंग से 50th टर्म तक के एडिशन में से स्टार्टिंग से 35th टर्म तक के एडिशन को घटा दें तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लास्ट 15th टर्म तक का एडिशन मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 2565 के बराबर है, 2565 के बराबर है। समझ में आया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हमको दिया हुआ था लास्ट 15th टर्म तक का एडिशन, तो हम क्या किए, हम स्टार्टिंग से 50 टर्म तक के एडिशन में से
स्टार्टिंग से 35 टर्म तक के एडिशन को घटा दिए तो हमको लास्ट 15 टर्म तक का एडिशन 2565 मिल जाएगा। और यहाँ तो हमको दिया ही हुआ है S10, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन बताने नहीं आए हैं, हम आप लोगों को केवल कंसेप्ट बता रहे हैं, सोचने का तरीका बता रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे S10 है, ठीक है। तो S10 को लिखना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ए और डी में एक इक्वेशन आएगा। इसके बाद S50 को भी लिख लेना ए और डी के फॉर्म में। S50 को क्या लिखोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद S35 को क्या लिखोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये किसके बराबर है, तो 2565 के बराबर है, ठीक है। 2565 के बराबर है। तो आराम से कैलकुलेशन को सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके भी अंदर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर के वैल्यू को राइट में भेज दो, ठीक है। समझ में आया। तो इसको सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा या ये कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 34d। नहीं, अंदर भी 2 कॉमन आएगा तो 2 को बाहर निकाल लेना, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। आराम से सॉल्व करो, ये क्या है, ए और डी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिले तो हमको क्या निकालना है, हमको एपी निकालना है। तो एपी हो जाएगा पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कंसेप्ट हम बता चुके हैं, कैलकुलेशन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 42 दिया हुआ है। इसके बाद रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है 10th टर्म का और 30th टर्म, 30वां टर्म का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है, और 13th टर्म पूछ रहा है, 13th टर्म पूछ रहा है। तो 13th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d। तो 13th टर्म पूछ रहा है और फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको S6 का वैल्यू पता है और हमको यहाँ पे पता है, ठीक है। तो S6 को क्या लिखोगे, S6 को लिख लेना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। ये हो जाएगा 3 से डिनोमिनेटर में 42 में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से a और d में इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 18 को क्या लिखोगे, a प्लस 9d लिखोगे, और A30 को क्या लिखोगे, a प्लस 29d लिखोगे, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 9d, और 1 में इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, a को इधर लेकर जाना, तो 3a में से a को घटाओगे तो 2 a बचेगा, नहीं 27d है, और इसको उधर लेकर जाओगे
ठीक है, या इसी को उधर लेकर चले जाना, तो 29D में से 27D को घटाओगे तो 2 को D बचेगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू D मिला, A इज इक्वल टू D मिला यहाँ से। तो अब जहाँ भी A तुम लोग को इसमें दिख रहा है हम उसके जगह पे D पुट कर सकते हैं, या जहाँ भी तुम लोग को D दिख रहा है उसके जगह पर A पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ये 3 से 42 में डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 2A, A की जगह पे हम D पुट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको A और D के बीच का रिलेशन मिल चुका है कि A जो है वह D के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा 5D, तो यहाँ से D का वैल्यू निकाल लेना, D का वैल्यू निकल जाएगा तो D का वैल्यू जो आएगा वही A का वैल्यू आएगा क्योंकि A इज इक्वल टू D है। ठीक है, A इज इक्वल टू D है, तो जो D का वैल्यू होगा वही A का वैल्यू होगा। तो अभी तक हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं, सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 18th टर्म। ठीक है, रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। तो 11वां टर्म, ठीक है, और 18वां टर्म। ठीक है, 18th टर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, 18वां टर्म, और 11th टर्म को क्या बोलेंगे, 11वां टर्म। तो 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो है वो 2/3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। रेशियो निकालना है 5th टर्म टू द 21st टर्म। ठीक है, तो अब देखो हमको A5 में A21 निकालना है, तो A5 को क्या लिखोगे, A+4D, और A21 को क्या लिखोगे, A+20D। कहने का मतलब है यदि हमको A और D का वैल्यू पता हो, ठीक है, तो हम 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 11th टर्म को क्या लिखोगे, A+10D, और 18 टर्म को क्या लिखोगे, A+17D इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 3 × A+10D इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × A+17D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3A+30D, और ये हो जाएगा 2A+34D। ठीक है, तो 2A को इधर लेकर जाना, तो 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A बचेगा। 30D को उधर लेकर जाना, तो 34D में से 30D को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4D बचेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला, रिलेशन A और D के बीच का रिलेशन मिला, A इज इक्वल टू 4D। तो अब A के जगह पर इसी में क्या करेंगे, 4D पुट कर देंगे, यहाँ भी 4D पुट कर दो, ये तो 4D पहले से है ही है, A की जगह पे 4D को पुट कर देंगे, 20D, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 8D न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 24D। D कैंसिल हो गया, 8 से 24 कैंसिल करोगे तो 1/3 होगा। तो 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो बस अब हमको केवल इसमें A और D के बीच का रिलेशन फाइंड करना था। इसके बाद हम A को D के फॉर्म में पुट कर दिए हैं और रेशियो को फाइंड कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हिंट करते हैं,
ठीक है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म। तो फर्स्ट सम निकालना है, फर्स्ट एम टर्म का सम, फर्स्ट एम टर्म का रेशियो निकालना है। फर्स्ट सम फर्स्ट एम टर्म का अपॉन में सम फर्स्ट एन टर्म का। ठीक है, तो रेशियो गिवन है आप लोग को, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म एंड फर्स्ट एन टर्म। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने के बराबर है, तो एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एमथ टर्म अपॉन एनथ टर्म का रेशियो कितने के बराबर होगा। ठीक है, एमथ टर्म अपॉन में एनथ टर्म का रेशियो कितने के बराबर होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो एमथ टर्म को क्या लिखोगे, एमथ टर्म को लिखोगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। एनथ टर्म को क्या लिखोगे, लिखोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमको केवल और केवल ए और डी के बीच का रिलेशन चाहिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए, वहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में था, नंबर फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, टर्म जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में है, एम और एन के फॉर्म में है। तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, आंसर भी एम और एन के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, इसका रेशियो जो है ना वो आएगा 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन, इतना आंसर आएगा। एमथ टर्म अपॉन में एनथ टर्म का जो रेशियो है ना वो 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन के बराबर आएगा। तो अब देखो हमको ए और डी के बीच का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हमको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का रेशियो हमको पता है एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, तो इसको लिख देना। ठीक है, एम अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसको लिख देना एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एम हो जाएगा यहाँ एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ए और डी के बीच का जो रिलेशन है ना वो फाइंड करो। ये टू और ये टू तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। एम अपॉन एन बचेगा, राइट में एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो इसको उधर भेजोगे, राइट में भेजोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला एन जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला एम जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से ये एम एक एम को कैंसिल करेगा, एक एन को कैंसिल करेगा, तो क्या मिलेगा, एम अपॉन एन मिल जाएगा। ठीक है, एम अपॉन एन मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा मेरे पास, ठीक है, हमको क्या मिला, इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू एम अपॉन में एन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ए और डी का वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करना, दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना और यहाँ पे पुट कर देना, ए को डी के फॉर्म में पुट कर देना। ठीक है, सॉल्व करना, इतना आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये अभी आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म,
ऑफ 2 AP। ठीक है, मेरे पास 2 AP है। पहला AP है फर्स्ट AP और सेकेंड AP। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट AP में n टर्म तक का जो एडिशन है ना उसको s स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, और सेकेंड टर्म में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का AP जो है ना वो कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 AP, रेशियो ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 AP, n टर्म तक का एडिशन फर्स्ट AP में, n टर्म तक का एडिशन सेकेंड AP में, दोनों का रेशियो वो बराबर है, किसके बराबर है? तो 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस में 27 के। तो कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। आप लोग को ना नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल a9 जो है वो नाइन्थ टर्म का वैल्यू है फर्स्ट AP के लिए, कैपिटल A9 जो है वो नाइन्थ टर्म का वैल्यू है सेकेंड AP के लिए। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है दोनों AP में, तो मतलब हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यदि nth टर्म का रेशियो पता हो और टर्म का रेशियो पूछ रहा हो, ठीक है, हमको nth टर्म का रेशियो पता हो और टर्म का रेशियो पूछ रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम n को, ठीक है, हम n को 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, m क्या है? तो m है टर्म, m क्या है? टर्म है। जैसे मान लो कि हमको रेशियो दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है nth टर्म के लिए। ठीक है, हमको सम का रेशियो दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है nth टर्म के लिए, और यदि हमको किसी टर्म का रेशियो पूछ रहा है ना, यदि हमको किसी mth टर्म का रेशियो पूछ रहा है ना, तो सम का रेशियो से टर्म का रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम n को 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में नाइन्थ टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो m की जगह पे 9 हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछ रहा होता है कि 15 टर्म का रेशियो, दोनों AP में 15th टर्म का रेशियो फाइंड करो, तो हम m की जगह पर 15 पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि सम ऑफ n टर्म का रेशियो गिवन है और आप लोग 30th टर्म का रेशियो फाइंड करो, तो हम m के जगह पे 30 पुट कर देते हैं, 30 पुट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमको 9 टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो हम n के जगह पर क्या लिखेंगे, n के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 9-1। ठीक है, तो m के जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि हमको सम का रेशियो गिवन है और टर्म का रेशियो निकालना है। तो तरीका क्या है, n को 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे, m की जगह पर वही वैल्यू पुट करेंगे जिसका हमको रेशियो निकालना होगा। जैसे यहाँ पे हमको 9th टर्म का रेशियो निकालना है तो m के जगह पे 9 पुट कर दो। यदि 10th टर्म का रेशियो निकालना होता तो m की जगह पे 10 पुट कर दिए होते। यदि हमको 11th टर्म का रेशियो निकालना होता तो m की जगह पर 11 पुट कर दिए होते। ठीक है, तो अब देखो Sn को क्या लिखोगे यहाँ पे, तो Sn को लिखोगे n/2 इंटू 2a प्लस, सॉरी इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी में क्या करना है, n के जगह पे जो है ना, n के जगह पर तो a9 अपॉन में a9 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, हमको सम तो दिया हुआ है ना n टर्म का, n टर्म का सम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको 9th टर्म का रेशियो निकालना है, तो n को क्या करना है, हमको 2m-1 से रिप्लेस करना है, तो 7 2m-1, यह है +1, ये हो जाएगा 4। n को क्या करना है, हमको 2m-1 से रिप्लेस करना है, 2m-1,
प्लस में 27। अब देखो हमको तो 9th टर्म का रेशियो निकालना है, तो हमको जिस टर्म का रेशियो निकालना होगा m को उतना से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर m की जगह पे क्या करेंगे 9 पुट कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे m की जगह पे 9 पुट कर देंगे। तो m की जगह पे 9 पुट करेंगे तो हमको 9th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। m की जगह पे यदि 11 पुट कर दोगे तो 11th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में हमको 9 टर्म का ही रेशियो निकालना है, तो हम m की जगह पे 9 ही पुट करेंगे। ठीक है, तो सम का रेशियो से टर्म के रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, n को 2m-1 से रिप्लेस कर देना है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आगे भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, यदि हमको सम का रेशियो पता है और टर्म का रेशियो फाइंड करना है तो सम के रेशियो में ही n को 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे। अब देख लेंगे कि हमको किस टर्म का रेशियो निकालना है। हमको जिस टर्म का रेशियो निकालना होगा m को उतना टर्म से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे 9th टर्म का रेशियो निकालना है तो m को 9 से रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन में 15 टर्म का भी रेशियो निकालने के लिए आता दोनों AP का, तो हम m को 15 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये वाला। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो NCERT में मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन वो मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, वो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में, ठीक है, चैप्टर के लास्ट में ही 5 मिनट 10 मिनट जब बचेगा तो हम उसमें 4 जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस कर देंगे। 4 या 5 मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक लैडर वाला है, एक स्पाइरल वाला है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, एक लैडर वाला है और एक स्पाइरल वाला है, इस तरह का है, इस तरह का स्पाइरल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक हाउस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो NCERT में दिया हुआ है मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो नहीं है एग्जाम में, कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर देंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।